केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ तो बताते हैं आपको। हर वीडियो की तरह हम इसमें क्या बता देंगे, इंट्रोडक्शन बता देंगे, राइट। दूसरा हम क्या बता देंगे, ठीक है, द्रव्यांश संरक्षण का नियम बता देंगे, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम क्या बता देंगे, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये 3 टॉपिक में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं लेविजर और पाउस्ट ने 1740 से लेकर 1760 में कई प्रयोग किए और कई प्रयोगों के पश्चात उन्होंने रासायनिक संयोग के विभिन्न नियमों के बारे में प्रतिपादित किए, ठीक है। उन्होंने बताया कि क्या होता है जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट बनते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना है, उसका रेशियो कितना है, इन सब के बारे में इन सब के बारे की स्टडी के लिए अलग अलग नियम दिए हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला नियम क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। ये बहुत पुराना नियम है जो कि अभी प्रेजेंट में ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। हम बताएंगे इसको। तो पहला हमारा नियम क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार, ठीक, हमारा पहला नियम क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बताता है, इस नियम के अनुसार हमारा क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें न द्रव्यमान जो मास होता है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसको बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है। जब हम क्या करते हैं, अब इस नियम के अनुसार क्या होता है हमारा, जैसे कोई दो रिएक्टेंट, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है C+D, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CD बना रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये दोनों का मास इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट का मास का योग हमारा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। मान लो मैं इसको कितना मान लेता हूँ, 1 + 1 और कितना हो जाएगा यहाँ 2 होगा। तो दोनों का योग भी यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक। और इसका भी 2 है, मतलब दोनों का मास क्या है, इक्वल है, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का हमारा मास क्या होगा, आपस में कम होगा, कंबाइन होगा, सम होगा, जुड़ेगा, और प्रोडक्ट का मास के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों जोड़ के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसका मास मैं देखता हूं, जैसे कि कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना है यहाँ पे 2 है, तो 32 हो गया, राइट। अब दोनों का योग मैं देखता हूं तो कितना होता है, 44 होता है। अब हमको देखना है रिएक्टेंट का 44 है तो प्रोडक्ट का 44 है कि नहीं है। तो कार्बन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, दोनों 32, 44 कितना होता है, 44। मतलब ये नियम क्या कर रहा है, यहाँ पे पालन कर रहा है, ठीक है। 44 यहाँ भी है, 44 यहाँ भी है, ठीक। ये क्या बोल रहा है, किसी भी द्रव्यमान का मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसको क्या कर सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक। ये यहीं पे है। तो हमारा कार्बन का कितना हो गया, 12 हो गया, ऑक्सीजन का 32, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 44। यहाँ भी कितना हो रहा है, 44। मतलब हमारा क्या हो रहा है, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है तो दोनों का मास क्या है, इक्वल है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक। अब ये नियम आज के डेट में क्या है, वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, अगर मैं कोई भी सिस्टम को देखा जाए, ठीक है, अगर मैं कोई भी सिस्टम को 100% क्या देता हूँ, एनर्जी देता हूँ, तो वो मेरा 100% क्या करता है, वर्क करके नहीं देता है, ठीक है। 100% कैन बी नॉट वर्क, ठीक है। 100% क्या करता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। सिस्टम भी देखो, एक हम आदमी की बात अलग है, अगर मैं सिस्टम को 100% एनर्जी लगा के देता हूँ तो 100% हमारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। केवल देखा जाए तो 99.5 हो जाएगा या 99.9 हो जाएगा, मतलब 0.1 एटलीस्ट उसमें से क्या होगा, हमारा गायब रहेगा, ठीक है। या वो हमारे जो सोर्स है या जो हमारे रास्ता है, पथ है, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसीलिए ये नियम क्या है, आज के डेट में प्रतिपादित नहीं है। इसके जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, डेल MC²। ये हमारा क्या है, आज के डेट में मास इज इक्वल टू, देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, मास इज इक्वल टू हमारा डेल MC का स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये नियम आज के डेट में वैलिड नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या देखते हैं, यदि एथेन का
1.5 ग्राम को कंप्लीट कंबसन कराया जाता है या पूरा जलाया जाता है तो हमको क्या मिलता है 4.4 हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमको 2.7 ग्राम हमको क्या मिलता है वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो ये हमको देखना है और मिलता है। ठीक है, हमको वाटर का कितना मिलता है 2.7। अब ये इस प्रश्न में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है कि नहीं होता, इसको हमको क्या करना है, चेक करना है। राइट, एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमको क्या बोला है 1.5 किसका बोला है, तो एथेन का। एथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6। याद रखिएगा, जब इसको हम कंप्लीट क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हम क्या करते हैं, इसका कंबसन कराते हैं तो हमको 4.4 क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है और हमको क्या मिलता है 2.7 ग्राम। याद रखिए सब किस में है, ग्राम में है। ठीक है, 2.7 ग्राम हमको क्या मिलता है, वाटर का मिलता है। तो अब हमको ये बताना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें क्या होता है, फॉलो होता है कि नहीं होता, इसमें हमको बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हमको सबसे पहले क्या बताना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसको देखना है। इसके लिए अब हम क्या बनाते हैं केमिकल रिएक्शन तैयार करते हैं ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो हमने क्या किए हैं, C2H6 को अगर कंप्लीट कंबसन कराते हैं, याद रखिएगा, अगर मैं एथेन को कंप्लीट कंबसन कराता हूँ तो किसके थ्रू कंबसन होगा, आग कैसे लगता है, जब आग में क्या रहेगा, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो आग लगेगा, इसको याद रखना है। ऑक्सीजन रहा तो आग लग गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर पूरा कंप्लीट कंबसन होता है तो हमको प्रोडक्ट रूप में क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस हमको क्या मिलता है, वाटर H2O प्लस हमको क्या मिलता है, हीट। याद रखिएगा, हीट भी हमको प्राप्त होता है। अगर मैं एथेन को कंप्लीट कंबसन कराता हूँ किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन क्या है, हमारा अनबैलेंस्ड है, इसको मैं क्या करता हूँ, बैलेंस्ड करता हूँ। बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन का 2 मालिक्यूल हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 7 मालिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे कार्बन कितना है, एक ही है, तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, इसमें मेरा कितना है 14 है, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 6 डालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 8 से 14। ठीक है, मतलब पूरा मेरा क्या है, रिएक्शन कंप्लीट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, बैलेंस्ड है, याद रखिएगा। अब क्या बोला है, हमको दिया क्या क्या चीज है, इसको याद रखिएगा। हमको एथेन का क्या दिया है, मास दिया है। याद रखिएगा, एथेन का मास कितना दिया हुआ है हमको, तो 1.5 ग्राम दिया हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना दिया हुआ है, 4.4 दिया है। वाटर का हमको कितना दिया है, 2.7 दिया है। अब मैं इस बार का देखता हूँ, प्रोडक्ट का मैं क्या देखता हूँ, मास देखता हूँ कितना हो जाएगा, देखते हैं। तो 4.4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2.7, तो 6 4 क्या हो जाएगा 7 4 11 और एक यहाँ पे हासिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 7.1। हमारा यहाँ देखो प्रोडक्ट का मास कितना है, 7.1 है। मतलब हमारा डेफिनेटली अगर ये नियम का पालन करेगा तो हमारा रिएक्टेंट का भी मास कितना होगा 7.1। लेकिन हमको ऑक्सीजन का भी पता नहीं है, इसलिए हमको ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एथेन का निकालता हूँ, क्या चीज, मास। ठीक है, मोलर मास निकालता हूँ। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या होता है, C2H6 का हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास निकालते हैं तो नंबर आप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसका क्या है, फार्मूला है, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, प्राइमरी लेवल से इसको पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी लेवल बोला तो 9वीं से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब मास हमको किसका दिया हुआ है, हमको एथेन का मिला हुआ है, तो इसका कितना है 1.5। और हमारा कितना होता है, देखो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का देखते हैं, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है मॉलिक्यूल मास 12 होता है, राइट। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 1.5
और कार्बन का कितना हो जाएगा 24 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 6। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, ये दशमलव को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये दशमलव है, इसको हटाने के लिए क्या करता हूँ, नीचे जीरो, जितना अंक दशमलव के उस पार रहेगा उतना जीरो नीचे डालना है। तो दशमलव के बाद केवल 5 है तो मैं एक जीरो बढ़ा दिया, मतलब मेरा अब क्या हो जाएगा, दशमलव हट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/30 मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब मैं इसको कटाता हूँ तो 15 एकम हो जाएगा, ठीक है, और 15 बीसम 300, ठीक। और इसको मैं फर्दर मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो किस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 ग्राम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हमने क्या किए हैं, सबसे पहले एथेन का मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल्स। हमको एथेन का मास मिला हुआ है क्या है 1.5 है, डिवाइडेड बाई हमारा एथेन, एथेन का मास क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो हमारे पास कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो कितना दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 30 हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 30 हो गया, 1 पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, दशमलव है, दशमलव क्या है कैलकुलेशन करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है, इसको दशमलव हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक जीरो लगा दिया, दशमलव उस पर जितना अंक रहेगा उतना हमको नीचे जीरो लगाना है, तो हमारे पास कितना अंक है, एक ही अंक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 15/30 हो गया 300, ठीक। तो 15 एकम 15 और विषम क्या होता है 300 होता है, तो मतलब मेरे को 1/20 प्राप्त हो गए, या इसको मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ तो 0.05 ग्राम में डिवाइड हो गया, राइट। अब मैं देखता हूँ हमको क्या है, दो मॉलिक्यूल एथेन का रिएक्शन के लिए कितना मॉलिक्यूल हमको चाहिए ऑक्सीजन का, तो 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन हमको प्राप्त कितना है अभी 0.05 ग्राम ही प्राप्त है। तब इसको मैं एक रिएक्शन कैसे तैयार करता हूँ देखिएगा, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 7/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.05, मैं 0.05 को और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको 1/20 लिख सकता हूँ, यही बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 1/20 हो जाएगा, 2/20 हो गया, तो इसको मैं दोनों को क्या करता हूँ आपस में गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 7 ऊपर में रहेगा 7/40 हो जाएगा, याद रखिएगा कितना हो जाएगा 7/40, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैल्यू हम देख रहे हैं तो 7/40, इसको आपको याद रखना है। रिएक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल किसका चाहिए, एथेन का, जब 2 मॉलिक्यूल एथेन का है तो उसके लिए हमको जलाने के लिए कितना चाहिए, ऑक्सीजन 7 चाहिए, 7 मोल, जबकि हमारे पास प्रेजेंट में कितना है 0.05 ग्राम है, तो इसको मैं इसको इक्वेशन के रूप में कैसे डिवाइड करूंगा, तो 7/2 हो जाएगा इंटू हमारा क्या हो जाएगा 0.05, जिसको मैं 1/20 से, देखो यहाँ पे 1/20 को मैं फर्दर डिवाइड किया था, याद रखिएगा, तो इसको मैं क्या कर दिया, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए 1/20 कर दिया, 20 का गुणा 2 से कर दिया तो 20 दूनी 40 हो गया, 7 का गुणा 1 से किया तो 7 एकम 7। अब हमारे पास फाइनल कितना आ गया ऑक्सीजन का वैल्यू 7/40, इसको याद रखिएगा। मोलर मास निकालता हूँ, हमको ऑक्सीजन का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, अभी याद रखिएगा ऑक्सीजन का वैल्यू हो गया 7/40, इसको हमको क्या करना है, पुटअप करना है, ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन का क्या करता हूँ, मोलर मास निकालता हूँ, O2 का क्या करता हूँ, मोलर मास, याद रखिएगा। तो इसमें इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7/40, ठीक है, 7/40 जो कि मैं पीछे निकाल के बता दिया हूँ, ठीक। अब हमको मास पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कितना होता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन का होता है 16, बट यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, तो याद रखिएगा मास डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 32 इंटू क्या हो जाएगा 7/40, ठीक। अगर मेरे को मास का वैल्यू चाहिए तो मास का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/40, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है देखते हैं, ये देखो ये क्या हो जाएगा 4 से 8 बार हो जाएगा, 4 से 10 बार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 7/10 इंटू क्या हो जाएगा 8, तो हमारा 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56/10। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाएगा। अब मेरे को क्या मिल गया, इसका ऑक्सीजन का मास मिल गया 5/5.6, याद रखिएगा ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 5.6। अब मैं रिएक्शन आपको बना के दिखाता हूँ, हमारे पास कितना था, 2 मॉलिक्यूल किसका था, एथेन का था, ये 2 मॉलिक्यूल किसका हो गया, एथेन का, प्लस 7 मॉलिक्यूल किसका था, ऑक्सीजन का था,
ठीक। अब इसको मैं रिएक्टेंट करा के क्या बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था। 4 किसका था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का था, प्लस हमारा ऑक्सीजन का कितना था, 6 था। हाइड्रो ये क्या हो जाएगा, वाटर का। अब इधर हीट का था। अब हमको इसमें क्या क्या दिया था, तो 4.4 हमको यहाँ मिला था, याद रखिएगा 4.4 प्लस हमको 2.7, दोनों मिलके कितना हुआ था, तो 7.1 हुआ था। मैं ऑक्सीजन का करेंटली निकाला हूँ तो कितना है हमारे पास 5.6, इसका हमको मिला था 1.5। अब मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 5.6 1.5, तो 6 5 11 7। देखो दोनों का क्या है, हमारा मास दोनों का क्या है, इक्वल है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी 7.1 है, यहाँ भी 7.1 है। मतलब रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल मास है वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मास के इक्वल है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखे, हमने देखे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम देखे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो सृजित किया जा सकता है, ना तो विन्यास किया जा सकता है। याद रखिएगा, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक। अब जब क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का जितना हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज या रेशियो रहेगा, उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा। बट ये नियम आज के डेट में फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यह होता है मैं कोई भी सिस्टम को 100% एनर्जी देता हूं तो वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। या हम मास के लिए क्या एक नियम देख रहे हैं, क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एम सी, ठीक है, का स्क्वायर। और कुछ क्या होता है, हमारा एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या देखे हैं, जब एथिल का 1.5 ग्राम को कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो हमको 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा 2.7 ग्राम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि ये नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो दोनों का क्या होगा, मोलर मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किए हैं, पूरा सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो दोनों का हमारा क्या है, 7.7 क्या आ रहा है, 7.1 7.1 दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा नियम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।